हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 7 है यूसीजी नेट का, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जितनी भी कहानियां हैं उनके बारे में हम बारीकी से चर्चा करेंगे। इतना समय हमारे पास इस टाइम पर्याप्त नहीं है कि उस पर डिटेल से चर्चा की जा सके, लेकिन हाल ही में जल्द ही एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो पेपर सेकंड होता है हिंदी का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हम यूनिट आज देखेंगे, जो यूनिट कितना है, यूनिट 7 को हम देखेंगे। कौन सा देखेंगे? यूनिट 7 को। और ये आज क्लास पहली है। इसमें हम जो कहानीकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसमें जो लगभग 20 कहानियाँ दी गई हैं, जैसे कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की। तो आज हम लोग आकाशदीप लगभग 2 कहानियों को कवर कर रहे होंगे। और हम ऐसा ही नहीं केवल कहानी को ही देखेंगे, हम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, कहानी का सारांश क्या है, कहानी का उद्देश्य क्या है, किसने कहानी के बारे में जो आलोचना की है वो क्या क्या की है, उन सब बारे में देखेंगे। उसके बाद जो उसके कहानी के कहानीकार हैं उनकी पूरी जीवनी को भी हम देखेंगे। उन्हें कितनी रचनाओं की रचना की है, उनकी कहानियाँ कितनी हैं, उपन्यास कितने हैं और कविताएं कितनी हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और बेहतरीन तरीके से, बहुत कम समय में और बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, एनटीए यूजीसी नेट, ठीक है। और हिंदी जो पेपर हमारा सेकंड होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो पेपर सेकंड रहता है, ठीक है। और यूनिट 7 है। इसमें लगभग कितनी, लगभग 20 कहानियों के बारे में बात की गई है। हम 20 कहानियाँ डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये पहली क्लास है और आज हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे किसको? आकाशदीप। जो हमारी कहानी दी गई है उसमें कौन सी कहानी दी गई है? आकाशदीप। आकाशदीप कहानी की बात करते हैं। कौन सी कहानी है? आकाशदीप कहानी है। और आकाशदीप कहानी की जो बात करेंगे तो इसके पूछता है, जैसे कि अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। रचनाकार कौन है? रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। किसके? कहानी आकाशदीप कहानी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। अगर हम आगे देखें तो जयशंकर प्रसाद के बारे में हम पूरी डिटेल को देख रहे होंगे। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में। और अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में। कब हुई है? 1937 ईस्वी में। इनका जो जन्म हुआ है वो काशी में हुआ। इनका पिताजी का जो नाम था वो क्या था? श्री देवी प्रसाद। क्या नाम था? देवी प्रसाद। अन्य बातें की अगर हम बात करें, अन्य बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं रखती हैं। इन्होंने कहाँ इनकी जो भाषा थी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी जो भाषा थी प्रारंभ में कौन सी थी? जो प्रारंभ में इनकी भाषा ब्रज में खड़ी थी। उसके बाद इन्होंने प्रारंभ जो किया था ब्रज भाषा से प्रारंभ किया था। उसके बाद इन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया है। बाद में खड़ी बोली, शुद्ध संस्कृत, उसके बाद लाक्षणिक तथा मधुर भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। अगर शैली की बात करें तो अनेक शैलियाँ अलंकारों में और नवीन उपमान के बाद आकाश। और उनकी रचनाएं की बात करते हैं तो रचनाओं में इनके काव्य संग्रह क्या है? नाटक, उपन्यास, कहानी, हम सबको देखेंगे। तो हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद का अगर हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ है? 1989 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ है? काशी में। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी कब हुई है? मृत्यु हुई है इनकी 1937 ईस्वी में, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के उपनाम की, यहाँ से क्वेश्चन खूब अच्छे खासे बन जाते हैं कभी कभी कि जयशंकर प्रसाद के उपनाम क्या हैं। तो जयशंकर प्रसाद के उपनाम की जब हम बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम देखिए, जो उपनाम है वो जयशंकर प्रसाद के उपनाम वो एक झारखंडी, क्या है? झारखंडी। जो झारखंडी नाम है ये बचपन का नाम है। फिर उसके बाद इनको क्या कहा जाता है? कलाधर।
क्या कहा जाता है, कलाधर। और ये खूब पूछा जाता है आधुनिक कविता के सुमेरु, ये इनके उपनाम हैं। हालांकि उपनाम और भी हैं, जो महत्वपूर्ण उपनाम हैं हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं किसको, काव्य रचनाओं को। और काव्य रचनाओं की जब हम बात करेंगे तो काव्य रचनाओं में देखिए एक आती है इनकी, कौन सी, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी। और ये कब आई थी, तो 1909 ईस्वी में इसकी रचना की गई। कब की गई, 1909 ईस्वी में। उसके बाद वन मिलन, वन मिलन जो है 1909 ईस्वी में इसकी भी रचना की गई। कानन कुसुम बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, जो 1913 ईस्वी में आई थी। कब आई थी, 1913 ईस्वी में। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में आई थी। उसके बाद चित्राधार, चित्राधार 1918 ईस्वी में। फिर झरना 1918 ईस्वी में। और आंसू 1925 ईस्वी में। लहर 1933 ईस्वी में। और कामायनी 1935 ईस्वी में। कामायनी पर इन्हें एक पुरस्कार दिया गया है, जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया है कामायनी के लिए। तो अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने इनको सन को भी एक साथ लिया है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं नहीं हैं, तो उसमें से 3 रचनाएं दे देगा और एक रचना पूछ लेगा कौन सी नहीं है। या फिर यहाँ से ये पूछ सकता है कि इनको क्रम से लगाइए, उनकी रचना के सन के अनुसार क्रम में लगाइए, तो कौन सी रचना कब आई है, तो उसके बारे में सन के आधार पर हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के बारे में, जो उपन्यास हैं हम उन पे 3 की ही बात करेंगे। एक तो कंकाल, कंकाल जो 1929 ईस्वी में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल। तितली और उसके बाद इरावती, कंकाल, तितली और इरावती। अच्छा, कंकाल और तितली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये खूब पूछा जाता है इरावती, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण नहीं कर पाए थे जयशंकर प्रसाद, इसीलिए ये कैसा है, अपूर्ण है, ठीक है। तो कंकाल कब आया है, कंकाल आया है 1929 ईस्वी में। और तितली की बात करते हैं तो तितली कब आया है, 1934 ईस्वी में। तो उपन्यास हमने 3 उपन्यासों के बारे में बात की, एक कंकाल 1929 ईस्वी में, तितली 1934 ईस्वी में, और इरावती जो कि अपूर्ण है, किसके, जयशंकर प्रसाद के। ये कौन से हैं, उपन्यास हैं। अब हम जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह की बात करते हैं तो कहानी देखो, एक छाया है जो 1912 ईस्वी में आई, प्रतिध्वनि जो 1926 ईस्वी में आई, और उसके बाद आकाशदीप, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से, क्योंकि ये हमारी यूसीजी नेट के सिलेबस में ये कहानी के जो आकाशदीप है ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से देखेंगे। उसके बाद आंधी जो 1931 ईस्वी में आई, और इंद्रजाल 1936 ईस्वी में आई, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1937 ईस्वी में हो गई थी जयशंकर प्रसाद की। अगर निबंध संग्रह की बात करें तो काव्य कला तथा अन्य निबंध जो कि 1938 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1938 ईस्वी में। अब हम आकाशदीप की कहानी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, जो हमारे यूसीजी नेट के सिलेबस में मेंशन है, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। क्योंकि हमने इसलिए जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में इसलिए चर्चा की, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जो वहाँ पे आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद के बारे में दिया गया है और वहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाला है, तो हमने यहीं पे कवर कर लिया है जयशंकर प्रसाद जी को। तो देखते हैं रचनाकार कौन है आकाशदीप के, तो रचनाकार कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। रचना काल हमने अभी देखो पीछे दिया है, रचना काल कब है, 1900, जयशंकर प्रसाद का 1928 ईस्वी। कहाँ दिया गया है, देखो 1928 ईस्वी में आकाशदीप, 1 मिनट, 1928 ईस्वी है इसका, ठीक है, 1928 ईस्वी है, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा हम अभी देख लेंगे, 1928 ईस्वी है और आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। उसके बाद रचना काल, सॉरी, जो रचना काल है, ठीक, और रचना काल 1929 ईस्वी, आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बात करें, जब प्रेम विषय क्या है, जो इस कहानी में किसके बारे में बात की गई है, तो ये इस कहानी में प्रेम व प्रतिशोध जैसे परस्पर विरोधी भावों के द्वंद्व का चित्रण किया गया है तथा अंत में प्रेम की विजय होती है। इसमें क्या है कि 2 पात्र हैं, जो एक कैदी होते हैं दोनों नाव में, जैसे कि जो
महायान जलयान होता है बड़ा सा, उसमें दोनों को कैद कर लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि जो नायिका थी उसके पिता की जो हत्या की थी तो वो नायक ने ही की थी। तो इसलिए उसमें प्रेम और प्रतिशोध के बारे में चर्चा की गई। अगर नायक की बात करें तो नायक का नाम है बुद्धगुप्त और नायिका का नाम है चंपा। किसका? नायिका का नाम है चंपा और नायक का नाम है बुद्धगुप्त। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कहानी का सारांश क्या है, क्योंकि कहानी अगर हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए और इतना पर्याप्त हमारे पास प्रेजेंट टाइम में समय है नहीं। तो हम देखेंगे कहानी का आरंभ कैसे होता है। जो कहानी का आरंभ है दो बंदियों चंपा व चंद्रगुप्त के संवादों से प्रारंभ होता है। किससे होता है? दो बंदी होते हैं और उनके संवादों से प्रारंभ होता है। एक महाजलपोत से संबंध एवं नाव पर बंधी बुद्धगुप्त और चंपा के बीच में प्रेम का अनुकरण होता है। दोनों कहाँ हैं? नाव पर बंदी हैं और दोनों का क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। जब दोनों के बीच संवाद होता है तो प्रेम हो जाता है। नायिका जो है चंपा, नायिका कौन है? चंपा। कुछ समय के बाद एहसास होता है कि वह अपने व्यापारी पिता के हत्यारे जलदस्यु मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी बात, जलदस्यु से प्रेम करने लगी है। क्या करने लगी है? प्रेम करने लगी है। वह उसे मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है। वो क्या करती है? किसको? बुद्धगुप्त को मारकर अपने पिता का हत्या का बदला लेना चाहती है। उसके मन में प्रेम और प्रतिशोध के बीच द्वंद्व चलता है। क्या चलता है? द्वंद्व चलता है। वह बुद्धगुप्त से रोते हुए कहती है, क्या कहती हैं? मैं तुमसे घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ये क्या था? कहानी का सारांश था। आखिरी में क्या होता है और देख लेते हैं। उसके बाद क्या आकाशदीप की नायिका जो है, कौन है नायिका? चंपा। जलदस्यु बुद्धगुप्त की रानी बनकर उस द्वीप में रहने के बजाय, जहाँ जो एक द्वीप है उस पे रहने के बजाय सन्यासिन बनकर रहना स्वीकार करती है। वो उसके साथ नहीं जाती है, जो बुद्धगुप्त होता है उसके साथ में जो चंपा होती है वो नहीं जाती है और उसको माफ़ कर देती है, हालांकि बदला नहीं लेती है, स्वीकार करती है और द्वीप के तट पर भटके हुए जहाज़ों को रोशनी दिखाने के लिए एक स्तंभ बनवाकर उस पर आकाशदीप स्थापित कर देती है। ठीक है। प्रेमी बुद्धगुप्त अकेला ही भारत लौटता है और चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ से आलोक फैलाती हैं। ठीक है। तो ये तो इसका कहानी का सारांश था, किसका? आकाशदीप का, जो जिसके रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर आकाशदीप कहानी के संदर्भ में विशेष तथ्य की बात करें तो जो विशेष तथ्य हैं तो देखो, संदर्भ में विशेष तथ्य क्या है? आकाशदीप संवाद शैली में आरंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। कैसी? संवाद शैली में आरंभ होने वाली कैसी है? प्रथम कहानी है। ये किसके अनुसार, ये किसने कहा है? ये डॉक्टर गोपाल राम ने कहा है। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर गोपाल राम का कथन है। ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका कथन है और इस कहानी के बारे में किसने क्या क्या कहा है, तो उसीलिए ये आकाशदीप जो शैली, संवाद शैली में प्रारंभ होने वाली हिंदी की प्रथम कहानी है। कैसी है? प्रथम कहानी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये डॉक्टर गोपाल राम का कथन है। उसके बाद दूसरा कथन किसका है? जो डॉक्टर गोपाल राय का है। यहाँ पे गोपाल राय, सॉरी, ये गोपाल राय ही हैं, गोपाल राम नहीं है, गोपाल राय। ठीक है। उसके बाद जो प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर शायद ही हिंदी के किसी और कहानी में मिले, ये किसने कहा है? डॉक्टर गोपाल राय ने कहा। दोनों कथन डॉक्टर गोपाल राय के हैं। उसके बाद आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ ना होकर इतिहास है। कैसा है? इतिहास है। काल्पनिक कथाओं का रूमानी परिवेश है। ये भी कथन किसका है? डॉक्टर गोपाल राय का है। उसके बाद नामवर सिंह ने क्या कहा है इसके बारे में? आकाशदीप एक ऐसी विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का उद्भव अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। ये किसका है? ये नामवर सिंह का है।
ये किसका है? नामवर सिंह का कथन है। उसके बारे में ये तो थी। अब अगर यहाँ पे पात्र, इसमें दो ही पात्र हैं, एक कौन है? बुद्धगुप्त और एक है चंपा। और कहानी के बारे में इतना पर्याप्त है जयशंकर प्रसाद के बारे में। यहाँ से जो अगर इस कहानी से क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है। अब हम लोग किसको देख लेते हैं? ये तो थी किसकी। अब हम देखेंगे किसको देख लेंगे। पहले तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इसमें दिया गया है कि जो कहानी कौन कौन सी हैं, हमें कहानी पढ़नी कौन कौन सी हैं, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो देखो, एक तो कहानी हमें इसमें कौन सी दी गई है? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, जिनको हम क्या कहते हैं? बंग महिला। बंग महिला के नाम से जानते हैं। और इनकी दो कहानियाँ मेंशन हैं। कौन कौन सी? एक चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी दुलाई वाली। इन दो पर हम दोनों पे अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद माधवराव सप्रे, दूसरे रचनाकार, दूसरे कौन है? माधवराव सप्रे। इनकी जो है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कौन सी रचना है? इनकी कहानी जो है वो है राही। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही सीधा सीधा यही पूछ लेता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी रचना है, या फिर दुलाई वाली किसकी रचना है, उसने कहा था किसकी रचना है, या उसने कहा था कहानी है, उपन्यास है, क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए ये सब कहानियाँ हैं। ठीक है, ये सब कहानियाँ, जैसे लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ये उपन्यास है, कहानी है, या फिर रिपोर्टाज है, क्या है? तो इसके बारे में ये हमें पता होना चाहिए कैसी है, ये कहानी है। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये लाल पान की बेगम किसकी कहानी है? तो किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो हम अब मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की दो कहानियाँ मेंशन हैं, जो कि एक है ईदगाह और एक है दुनिया का अनमोल रतन। ठीक है, ईदगाह में एक जो ईद का समय होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, लगभग उसमें उम्र की बात नहीं की गई है, और वो अपनी दादी के लिए, उसके बिना माता पिता का बच्चा है, जो कि अपने दोस्तों के साथ में कहाँ जाता है? मेले में जाता है, और वहाँ से एक क्या खरीद के लाता है दादी के लिए। उसके पास 3 पैसे होते। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो अपने मेले से क्या खरीद के लाता है, तो वो चिमटा खरीद के लाता है दादी के लिए। तो ईदगाह की बात करें, दुनिया का अनमोल रतन, तो एक प्रेमिका होती है जो अपने प्रेमी से शादी के लिए एक अजीबो गरीब शर्त रखती है। वो कहती है कि उसे दुनिया की सबसे अनमोल रत्न चीज़ लेकर आना है, और अगर वो लेकर आ गया तो हम उससे शादी करेंगे, और अगर नहीं लेकर आया तो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उसमें पहले वो जाता है, उसमें 2-3 प्रयास करता है। पहले जाता है तो एक कैदी होता है, उसका आंसू लेकर आता है। फिर दूसरी बार जब जाता है, दूसरी बार जाता है और एक क्या लेके आता है। जब अंत में आता है तो एक सैनिक होता है, जो सैनिक का रक्त लेके आता है। तो मातृभूमि का रक्त, जो कि इसमें माना गया है कैसा है? दुनिया का अनमोल रत्न है। ठीक है, प्रेमचंद की किसकी कहानी है? ये प्रेमचंद की कहानी है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की अगर बात करें तो कानों में कंगना। कानों में कंगना, इसमें एक जो नायक होता है वो अपने गुरु की पुत्री से प्रेम करने लगता है और विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद क्या करता है, फिर वो एक जो नृत्य करने वाली होती है उनके चक्कर में फंस जाता है और अपनी पत्नी के सारे गहने उसको दे देता है। तो इसी के बारे में है, कानों में कंगना की बात करेंगे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो उसने कहा था, इनकी कौन सी कहानी है? उसने कहा था। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं। कौन सी? जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जैनेन्द्र की है अपना अपना भाग्य। कौन सी है? अपना अपना भाग्य। ये आपको सब पता होनी चाहिए। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु की दो कहानी मेंशन है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में। एक है तीसरी कसम और एक है लाल पान की बेगम। ठीक है, उसके बाद अज्ञे जी की एक ग्रेगिन जो कहानी है अज्ञे जी की। उसके बाद शेखर जोशी की है कोसी का घटवार।
कोसी का घटवार। उसके बाद भीष्म साहनी जी की है, कौन सी? भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। दो कहानियां हैं भीष्म साहनी जी की, एक कौन सी है? अमृतसर आ गया, और दूसरी है चीफ की दावत। उसके बाद कृष्णा सोबती की बात करें तो सिक्का बदल गया, कौन सी है? कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई की बात करें तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, कहाँ? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की। ज्ञान रंजन की बात करें तो ज्ञान रंजन की कहानी जो है वो क्या है? पिता। और उसके बाद कमलेश्वर की बात करें तो राजा निरंब सिया, और उसके बाद निर्मल वर्मा की बात करें तो कौन सी है? परिंदे। तो हम लोग अभी जो पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ी है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अभी आकाशदीप को हम लोग देख चुके हैं, और अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, कौन सा? कानों में कंगना। ये कानों में कंगना देख लेते हैं, जो किसकी है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। चलिए, तो कानों में कंगना की हम बात करें तो देखो, कानों में कंगना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कानों में कंगना की बात करेंगे। कानों में कंगना जो किसकी है? हमने फोटो लगा रखी है, ये कौन है? राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, ठीक है। और अगर हम रचनाकार की बात करते हैं, कानों में कंगना के कहानी के रचनाकार कौन हैं? कहानीकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1990 ईस्वी में, कहाँ? रोहतास, जो कि बिहार में पड़ता है। उसके बाद निधन कब हुआ? तो निधन इनका कब हुआ है? 25 मार्च 1931 ईस्वी में। उसके बाद अगर हम बात करें कि 1920 ईस्वी में राजा की उपाधि दी गई इनको। 1920 ईस्वी में क्या दी गई? राजा की उपाधि दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक नज़र आपको पता होना चाहिए। 1922 से 28 तक ये शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1922 से 28 ईस्वी तक शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। उसके बाद 1942 से 1952 ईस्वी तक, कब? 1942 ईस्वी से और 1952 ईस्वी तक बिहार यूनिवर्सिटी से सीनेट के सदस्य रहे। किसके? सीनेट के सदस्य रहे। और 1933 से 40 तक बिहार हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष पर इन्होंने कार्य किया। ये थोड़ा अध्यक्ष रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे कि क्या है? अध्यक्ष रहे हैं प्रसाद सिंह। कौन रहे हैं? प्रसाद सिंह। यहाँ पे बात हो रही है राधिका रमण प्रसाद की, तो इसलिए यहाँ पे ये इसको हटा दीजिएगा, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं। तो कानों में कंगना की हम लोग बात कर रहे हैं। जो कहानी है कौन सी है? कानों में कंगना। और इसके कहानीकार कौन है? जो रचना किसने की है? तो राजा राधिका रमण प्रसाद। राजा जो है इनकी क्या है? उपाधि है, जो इनको कब दी गई है? 1920 ईस्वी में दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कहानी संग्रह। अब इनकी जो कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखो, एक है कुसुमांजलि। कौन सी है? कुसुमांजलि, जो कब आई थी? 1912 ईस्वी में। कुसुमांजलि कब आई है? 1912 ईस्वी में। एक है गांधी टोपी, जो 1938 ईस्वी में आई है। फिर एक है सावनी समा, जो कब आई है? 1938 ईस्वी में आई है। नारी क्या एक पहेली, 1951 ईस्वी में। कब आई है? 1951 ईस्वी में। हवेली और झोपड़ी 1951 ईस्वी में, ये भी आई है। और देव और दानव, ये भी 1951 ईस्वी आए, रचना हुई है इसकी। और वे और हम 1956। अबला क्या ऐसी सबला 1962। और बिखरे मोती, ये इंपॉर्टेंट है, बिखरे मोती जो 1965 ईस्वी में आई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कहानी, जो कानों में कंगना कहानी है, और इसके रचनाकार हम लोग देख चुके हैं। ये रचनाकार हम लोग देख चुके हैं। रचनाकार कौन है इनके? रचनाकार की हम जब बात कर रहे हैं तो रचनाकार इनके कौन हैं? राजा राधिका रमण प्रसाद। शैली सम्राट इनका उपनाम है। क्या है? ये क्या है? उपनाम है इनका, ठीक है,
ये इनका क्या है, उपनाम। यहाँ पे मैं बार बार कहानों में कंगना कहानी और रचनाकार राजा राधिका रमण प्रसाद बार बार क्यों इसको बोल रहा हूँ, या बाहर पेज पे मैंने क्यों मेंशन किया है, इसका कारण ये है कि आप बार बार इसको देखेंगे तो आपको एक ही नज़र में जब तक आप क्लास ले रहे हैं तब तक ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बाद में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने बार बार इसको मेंशन कर लिया। 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई कानों में कंगना, जो कब प्रकाशित हुई, अगर समय की बात करें तो 1913 ईस्वी में। कब हुई? 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। और 1912 ईस्वी में, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1913 ईस्वी में कानों में कंगना कब प्रकाशित हुई? 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। और 1912 ईस्वी में कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित हुई। तो पहले हम कह सकते हैं जो 1912 ईस्वी में कुसुमांजलि जो इनकी कहानी है उसमें संकलित किया गया, उसके बाद 1913 ईस्वी में ये इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके अगर हम पात्र की बात करें तो पात्र जो है किरण है, जो कि नायिका है। और नायिका कौन है? योगेश्वर की पुत्री है। किसकी है? योगेश्वर की पुत्री है। यहाँ पे देखो दिया गया है नरेंद्र की पत्नी, जो नायिका है किरण, वो कौन है? नरेंद्र की पत्नी है। नरेंद्र इसमें कौन है? नायक है, नरेंद्र की पत्नी है। उसके बाद योगेश्वर की पुत्री है। और नरेंद्र क्या है? नरेंद्र किरण का पति है। नरेंद्र कौन है? किरण का पति है। ये कौन हो जाएगा? यहाँ पे नायक है ये, ठीक है, ये नायक है कौन? नरेंद्र। और नरेंद्र की पत्नी कौन है? किरण, जो कि नायिका है। और किरण किसकी पुत्री है? तो योगेश्वर की पुत्री है। और योगेश्वर कौन है? योगेश्वर नरेंद्र का गुरु है। और जो नरेंद्र है वो क्या है? योगेश्वर का शिष्य है। उसके बाद योगेश, देखो यहाँ पे दिया है किरण का पति और योगेश्वर का शिष्य है कौन? नरेंद्र। यहाँ पे नरेंद्र के बारे में बात। और एक किन्नरी है। किन्नरी एक वैश्या है जिसके चक्कर में पड़कर नरेंद्र पड़ जाता है, जिसके चक्कर में पड़कर वो नरेंद्र क्या है? सारे गहने इसको दे देता है। ठीक है, चलिए हम अब इसके कहानी का सारांश देख लेते हैं। अच्छा, कहानी का सारांश पहले देखने से पहले कुसुमांजलि और गांधी टोपी, यहाँ पे इस पे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। जो कुसुमांजलि है इसमें कुल 6 कहानियाँ मेंशन है। कितनी है? 6 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी? एक है सुरबाला। अच्छा, कुसुमांजलि किसकी कहानी है? तो ये किसकी है? अभी हमने बताया था, बताओ भाई किसकी है? किसकी है? राजा, आगे बताओ, बताओ भाई, राजा किसकी? भूल गए क्या? है ना? इसीलिए देखो मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ कि ये किस कहानी को हम पढ़ रहे हैं? कानूनों में कंगना। और किसकी है कहानी? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की। ठीक है, तो हम उनके बारे में, सुरबाला किसकी रचना है? सुरबाला जो कि कुसुमांजलि राधिका रमण की रचना कहानी है। और उसी में है क्या? सुरबाला, बिजली, मरीचिका, कानों में कंगना, गुड़गुड़ी और कीरवाला। ये किस में है? कुसुमांजलि में है। और गांधी टोपी में भी कुल 6 कहानियाँ हैं। और उसमें कौन सी? एक तो गांधी टोपी खुद है, दरिद्र नारायण, पैसे की धुंधनी, और एक अनुभूति, इस हाथ ले और उस हाथ दे, और जवान का मसला। ये कहाँ है? गांधी टोपी में और कुसुमांजलि में, ये 6 हैं। उसके बाद हम कहानी का सारांश देख लेते हैं। कानों में कंगना की कहानी का सारांश क्या है, इसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो, नरेंद्र के जो पिता हैं, वो नरेंद्र को योगेश्वर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, शिक्षा के उपरांत नरेंद्र का योगेश्वर की पुत्री के साथ विवाह हो जाता है। पहले प्रेम हो जाता है और फिर विवाह हो जाता है। उसके बाद इसके बाद एक दिन नरेंद्र मोहन के यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? मोहन के यहाँ नृत्य देखने जाता है। और वहाँ तथा किन्नरी नामक वैश्या के चक्कर में पड़ जाता है। एक किन्नरी नामक वैश्या है जो नृत्य करती थी, उसके चक्कर में पढ़कर किरण के सारे गहने, किरण कौन है? जो कि नरेंद्र की पत्नी और योगेश्वर की पुत्री हैं। किरण जो कि नायिका है इस कहानी में, किरण। ठीक है, तो किरण के सारे गहने एक एक कर उसे दे देता है। किसको दे देता है? किन्नरी को दे देता है, जो एक वैश्या है। ठीक है, रुग्णावस्था मतलब कि जो बीमार थी, जो उसकी पत्नी किरण,
किरण बीमार थी, अंतिम समय में थी, अंतिम क्षण था उसका, तो किरण अपने कानों के कंगना, मतलब जो कानों में पहने जाते हैं कंगना, उसको भी नरेंद्र को देकर मर जाती है। क्या करती है? नरेंद्र को दे देती है और मर जाती है। नरेंद्र को पश्चाताप होता है, किंतु अब उसके जीवन में केवल अंधकार शेष रह जाता है। ये इसकी कहानी का सारांश था। हमने छोटे कम शब्दों में ही कहानी को फिनिश करने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहानी का पात्र कौन सा था, कहानी किसके बारे में थी, कहानी कैसी थी, तो लगभग आपको यहाँ से इतने में ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसमें जो कहानी उद्देश्य क्या था। तो देखो, कानों में कंगना कहानी का उद्देश्य क्या था, तो वो उद्देश्य था भारतीय नारी की महिमा का चित्रण करना। किसके माध्यम से? किरण के माध्यम से, जो कि नायिका थी इस कहानी में। और दूसरा क्या उद्देश्य था? पुरुषों के घर स्त्री गमन दोष को रेखांकित करना। ठीक है, उसके बाद पर स्त्री गमन के दोषों से अवगत कराना, ताकि जीवन में अंधकार ना हो, इसके बारे में इस पे बात की गई है। फिर अब अगर हम आलोचकों के कथन की बात करें कि किस किस आलोचक ने क्या क्या कहा है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, इस कहानी में ज़्यादातर आलोचकों की बात करें तो गोपाल राय बहुत आते हैं। ठीक है, तो गोपाल राय आपको लगभग हर कहानी में देखने को मिलेंगे। तो कानों में कंगना हिंदी की आरंभिक चर्चित कहानियों में से एक है। वैश्या के प्रति आसक्त कथानक उसके द्वारा एक पुरुष के सुख और धन आदि को चित्रित करना ही यहाँ रचना का सामान्य सा उद्देश्य रहा। ये किसका कथन है? ये नामवर सिंह का कथन है। किसका कथन है? नामवर सिंह का कथन है। और दूसरा कथन जो दिया गया है, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश, पत्नी और वैश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है, जो मन में करुणा का भाव उत्पन्न करती है। ये किसका है? ये गोपाल राय का कथन है। किसका है? गोपाल राय का कथन है। ठीक है, और देख लेते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं आज हम लोग, और आकाशदीप हम लोग पहले ही आकाशदीप इसको पढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की क्लास। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरे टॉपिक, मतलब दूसरी इनकी दो और अदर कहानियाँ हैं, उन पे बात करेंगे जो इसमें कहानियों के बारे में बात की गई है। आप हमारे प्ले स्टोर में अगर जाएंगे तो लगभग हमने सारे वीडियो 1 से 2 दिन में हम अपलोड कर देंगे जो कहानी से संबंधित हैं। उसके बाद जो उपन्यास हैं, सारे उपन्यास आपको मिल जाएंगी, कहानियाँ मिल जाएंगी। मतलब हम यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 लगभग हम कंप्लीट कर देंगे 4 से 5 दिन में। तो आप अगर इतनी यूनिट पढ़ लेते हो, लगभग 40, अगर 4 यूनिट, हर यूनिट से लगभग 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। मुश्किल से एक यूनिट को मैं फिनिश करने में 2-3 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे एक यूनिट फिनिश करने में, और इतना पर्याप्त है। अगर इतना पढ़ के आप 10 क्वेश्चन, लगभग 8-10 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो बहुत बेहतर स्कोर होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।